राहुल और अंकित बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों ने अपनी स्कूली पढ़ाई उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे के सरकारी स्कूल में की थी, जो अब कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस स्कूल में कुछ तो अजीब हुआ था, कुछ ऐसा जिसे कोई समझ नहीं पाया। सालों बाद राहुल अब दिल्ली में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुका था और अंकित एक पत्रकार। एक दिन दोनों मिले और बातों बातों में उन्होंने फैसला किया, अपने पुराने स्कूल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। सुना था कि स्कूल बंद होने के बाद वहाँ अजीब घटनाएं होती है। रात को बच्चों की चीखें, क्लासरूम में चलती कुर्सियाँ और प्रिंसिपल के कमरे से आती डरावनी आवाजें। स्कूल एक पहाड़ी की चोटी पर था, जहां तक पहुंचने के लिए एक सुनसान जंगल पार करना पड़ता था। शाम का वक्त था जब वे वहां पहुंचे। स्कूल की इमारत अब जर्जर हो चुकी थी, कांच टूटे हुए, दरवाजे जंग लगे और दीवारों पर काई जम गई थी। क्या तुम्हें वो पुरानी घंटी याद है जो हर क्लास के बाद बजती थी? अंकित ने सिर हिलाया। हाँ, पर अब वो घंटी नहीं बजेगी। पर जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पीछे से वही घंटी बस उठी। दोनों चौंक गए। रात होने लगी थी। उन्होंने कैमरे ऑन किए और स्कूल की टोह लेनी शुरू की। राहुल ने लाइट घुमाई पर कुछ नहीं था। अंकित ने कहा, शायद कैमरा खराब है। लेकिन अगले ही पल वो परछाई कैमरे के फ्रेम से बाहर निकली और दरवाजे के पास से एक सिसकने की आवाज आई। दोनों ने हिम्मत जुटाकर स्कूल के सबसे डरावने हिस्से प्रिंसिपल ऑफिस में कदम रखा। दीवार पर आज भी पुराने बच्चों की तस्वीरें थीं, पर एक तस्वीर काली हो चुकी थी, दीपक की। तभी एक पुराना फाइल बॉक्स गिरा और उसमें से एक डायरी मिल। वो प्रिंसिपल की थी। उसमें लिखा था, 28 फरवरी 2005 दीपक ने मुझे बताया था कि उसे एक और बच्चा हर रात दिखाई देता है, जो कहता है कि स्कूल कभी बंद नहीं होगा। उस रात के बाद दीपक गायब हो गया। मुझे लगता है मैंने स्कूल में कुछ गलत किया है। अचानक कमरा ठंडा हो गया, जैसे कोई वहाँ था। अंकित ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अब वे समझ चुके थे कि कुछ तो है उस स्कूल में। उन्होंने जल्दी से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, स्कूल के गेट अपने आप बंद हो गए। बाहर हवा तेज हो चली थी और दीवारों से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। राहुल चिल्लाया, हमें कुछ करना होगा वरना हम भी दीपक की तरह खो जाएंगे। अंकित ने डायरी में देखा कि एक मंत्र लिखा था, जो शायद स्कूल की आत्माओं को शांत कर सकता था। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर तभी क्लासरूम की खिड़कियों से सफेद परछाइयां निकलने लगीं और अंत में एक जोरदार आवाज के साथ सब शांत हो गया। गेट अपने आप खुल गया। दोनों दौड़कर बाहर आए और मुड़कर देखा तो स्कूल की इमारत अब पहले जैसी दिखने लगी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उनके बचपन में थी। राहुल बोला, क्या ये सब वाकई हुआ? अंकित ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, पर उसमें कुछ नहीं था, ना घंटी, ना परछाइयां, ना आवाजें। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी में बैठे, कैमरे का स्क्रीन ब्लैक हुआ और एक आवाज आई, स्कूल कभी बंद नहीं होता। राहुल, रानी और अभी तीनों बचपन के दोस्त थे। गर्मी की छुट्टियों में वे अपने ननिहाल, उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव बिसरापुर आए थे। गांव छोटा था, मगर वहां की एक चीज सबको डराती थी, पुरानी ठाकुर हवेली, जो अब वीरान खड़ी थी। कहते हैं वहां रात के वक्त चीखें आती है, कभी औरत के रोने की आवाज तो कभी जंजीरों की खड़खड़ाहट। गांव के लोग उस हवेली से दूरी बनाकर रखते थे। एक रात गांव के कुएं के पास बुजुर्ग दीनू काका ने उन्हें कहा, उस हवेली में मत जाना बच्चों, वो जगह इंसानों के लिए नहीं है। 40 साल पहले जो हुआ, उसका असर आज भी वहां है। राहुल, जो थोड़ा बहादुर था, हंस पड़ा। काका, वो सब पुराने जमाने की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। मगर रानी थोड़ी डरी हुई थी। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए, उसने धीरे से कहा। अगली शाम शरारती अभी ने प्लान बनाया। चलो एक बार अंदर चलते हैं, कैमरा भी लाते हैं, वीडियो बनाएंगे।
वायरल हो गया तो मजा आ जाएगा। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, वे हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली का गेट जंग खाया था, लेकिन हल्की सी धक्का देते ही चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और बदबू ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और छत से लटकता पुराना पंखा, सब कुछ समय के साथ ठहर गया था। अचानक एक कमरा दिखा जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। जो आया वो लौटा नहीं। हमें वापस चलना चाहिए। अब आए हैं तो थोड़ा और घूमते हैं। वे धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे। एक पुराना झूमर, दीवार पर लटकी एक पुरानी राजसी तस्वीर जिसमें एक औरत लाल साड़ी में थी और उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं, मानो देख रही हों। अचानक कैमरे में कुछ हलचल दिखी। एक सफेद साया जो तेजी से बाईं ओर भागा, अभी चिल्लाया, तुमने देखा? तभी हवेली के अंदर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। तीनों घबरा गए। फिर कहीं से एक औरत की आवाज आई, क्यों आए हो? राहुल ने टॉर्च ऑन की तो देखा रानी एकदम चुप खड़ी थी, आंखें बंद, होंठ फड़फड़ा रहे थे जैसे कुछ बुदबुदा रही हो। रानी, तुम ठीक हो? अभी ने पूछा। अचानक रानी ने अपनी आंखें खोली, उसकी आवाज गूंजती हुई निकली, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? ये हवेली मेरी है, ये हवेली मेरी है, ये हवेली मेरी है। राहुल और अभी समझ गए रानी में कुछ प्रवेश कर चुका है। कहानी अभी बाकी है। संदीप एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा इंसान था। हाल ही में उसकी नई पोस्टिंग नैनीताल के पास एक छोटे से कस्बे में हुई थी। किराए पर रहने के लिए उसे एक घर चाहिए था, लेकिन शहर में अच्छे और सस्ते मकान मिलना मुश्किल था। एक दिन ऑफिस के एक क्लर्क रमेश ने कहा, सर, अगर थोड़ी हिम्मत हो तो एक घर है, बहुत सस्ता, बहुत बड़ा, लेकिन लोग वहाँ जाना नहीं चाहते। संदीप ने चौंक कर पूछा। रमेश ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, लोग कहते हैं वहाँ आत्मा है। वो भी वहाँ किराएदार रहा, 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया। संदीप हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता रमेश, दिखा दो घर, पसंद आया तो ले लूंगा। घर बहुत पुराना था, लकड़ी की दीवारें, खिड़कियों पर लोहे की सलाखें और दीवारों पर नमी की वजह से कालापन। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी, नाम था रघुवीर। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, लेकिन बोलता बहुत कम था। सस्ते में दे रहा हूँ बेटा, बस देख लो खुद ही, रहने लायक है या नहीं। संदीप को घर अच्छा लगा, बड़ा था, शांत था और सबसे बड़ी बात उसका किराया बेहद कम। शाम होते ही वो सामान लेकर शिफ्ट हो गया। रात को जब वो बिस्तर पर लेटा तो खिड़की से आती हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। लगा जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो, दीपा। संदीप चौंक गया। शायद मैं थका हूँ, सोचकर उसने तकिया घुमाकर आंखें बंद कर ली। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन हर रात जैसे जैसे 2 बजे का समय पास आता, घर का माहौल बदल जाता। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, बत्तियां झपकती और सबसे डरावना वो खामोशी जो अचानक कमरे में भर जाती। एक रात जब संदीप बाथरूम से निकल रहा था, उसे लगा किसी ने उसके कंधे को छुआ। पीछे मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन शीशे में उसे कुछ दिखा। एक लड़की की परछाई, लंबे बाल, सफेद साड़ी और लाल आंखें। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। अगले दिन संदीप ने पड़ोसी एक बूढ़ी औरत श्रीमती जोशी से पूछा, आंटी, क्या इस घर में कुछ अजीब हुआ है पहले? आंटी ने गहरी सांस ली और कहा, उस कमरे में मत सोना बेटा, वहाँ पहले एक लड़की रहती थी, दीपा। बहुत प्यारी थी, लेकिन उसका मंगेतर एक शराबी था। एक दिन झगड़े में उसने दीपा को कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी। वो जलकर मर गई और तब से कोई नहीं ठहर पाया उस घर में। संदीप को सारा माहौल डरावना लगने लगा। उस रात वो दीपा के कमरे में न जाकर हॉल में सो गया। उसने एक सपना देखा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। सपना इतना स्पष्ट था कि सुबह होते ही संदीप उस थाने पहुंचा जहां केस दर्ज हुआ था। पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने पर पता चला दीपा की मौत को एक्सीडेंटल फायर बताया गया था, लेकिन उसका मंगेतर विक्रम कुछ दिन बाद गायब हो गया था। संदीप को शक हुआ, शायद कोई सच्चाई छुपाई गई थी। वापस लौटते हुए संदीप ने रघुवीर से सामना किया। रघुवीर अंकल, आपको सब पता है ना, दीपा आपकी बेटी थी? हाँ, वो मेरी बेटी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। विक्रम बहुत ताकतवर परिवार से था, पुलिस भी बिक चुकी थी, अब कुछ कर सकते हैं? संदीप बोला। उसने ठान लिया, दीपा को इंसाफ दिलाकर रहेगा। एक हफ्ते की मेहनत के बाद
संदीप को पता चला कि विक्रम अब एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में दिल्ली में रह रहा था। उसने मीडिया को दीपा के केस की फाइलें भेजी। कुछ पत्रकारों ने रुचि ली। जल्द ही सोशल मीडिया पर दीपा की कहानी वायरल हो गई। पुलिस को केस दोबारा खोलना पड़ा। विक्रम को गिरफ्तार किया गया। उस रात पहली बार संदीप चैन से सोया, लेकिन रात के 2 बजे एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मुस्कुराकर कह रहा हो, थैंक यू। कमरे में हल्की सी चमक थी, जैसे कोई आत्मा अब मुक्त हो गई हो। अगली सुबह जब संदीप उठा, कमरे की दीवार पर एक शब्द खुदा हुआ था, मुक्ति। संदीप अब उस घर को छोड़ चुका है, लेकिन वो कहता है, मैं भूत पर नहीं, इंसाफ पर विश्वास करता हूँ। और दीपा को जो चाहिए था वो अब उसे मिल चुका है, शांति।